हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना मॉड्यूल डिस्कशन, मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था जिसमें अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात कर रहे थे। तो अपना बेटा टॉपिक है मॉड्यूल सॉल्यूशन, जिसमें बेटा अपना चैप्टर जो चल रहा था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे अपन लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा अपन ने स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कंप्लीट देख ली थी। आज बेटा अपन स्टेज 4 की बात करेंगे, जिसमें अपन बेटा पहले स्टेज 4 सेक्शन ए की बात करेंगे, वो क्या बोलता है। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा स्टेज 4 सेक्शन ए रहेगा। इसके लिए अपन बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको सीखनी थी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेज 4 सेक्शन ए पे आ जाइए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको बोला है एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो उपकोश मतलब सबशेल मतलब एल की बात कर रहा है। बेटा जब आपको एल की वैल्यू गिवन हो तो आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × 2l+1। समझ में आ गई बात? यही आपसे पूछा है। इसको जैसे ही बेटा आप ओपन करोगे तो 2 × 2 4l+2 आएगा। ये आपका बेटा आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है देखिएगा। Which of the following is not permissible arrangement of electron in atom? Not permissible पूछा है, जो मान्य नहीं है वो पूछा है। बेटा क्वेश्चन सही पढ़ना पहले, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। हम जल्दी जल्दी में ऐसी जल्दी भी किस काम की जो क्वेश्चन ही गलत करा दे। तो हमने देखा कि हाँ भाई क्वांटम नंबर का है, ऑप्शन देख लिए कौन सा सही है, पहला ही मिल गया ऑप्शन डी। लेकिन उसने सही नहीं है पूछा है बेटा, इस चीज का आप खास ध्यान रखें। तो बेटा इसके चारों ऑप्शंस को मैं बात करता हूं कि कौन सा परमिसिबल नहीं है, कहां गलती आ रही है। ये एन है, ये एल है, ये एम है, ये एस है। बेटा एन की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 3, एल की दे रखी है 2 0 3 2, एम की दे रखी है -2 0 0 -3, एस की दे रखी है -12 -12 +12 -12। तो बेटा इनके लिए अपन देखें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बेटा n की वैल्यू ये है, l n से कम होना चाहिए, सही बात है। l और m इक्वल हो सकते हैं क्योंकि m की वैल्यू -l से 0 से +l होती है, ये सही है। s या तो +12 हो या -12, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, इसने हमसे रॉन्ग पूछा था तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये 4, ये 0, ये 0, ये भी सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। 5 3 0 +12 ये भी सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर तो यही होगा। क्यों होगा देखिए, N3 L2 सही बात है। बेटा L2 है तो M की वैल्यू -L से 0 से +L होती है, तो -2 -1 0 +1 +2 ये हो सकती है, लेकिन -3 नहीं हो सकती। तो ये बेटा आपका रॉन्ग है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये सारी बातें हमने देखी। तो क्वेश्चन 2 का बेटा अपना ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। करेक्ट बेटा। इसके बाद अपन बेटा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है देखिएगा, देखें। क्वेश्चन 3 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6। आपको बोल रहा है किसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनियम ऑर्गन 3d6 होगा। तो बेटा आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोला है CO+3। बेटा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 27 होता है। बेटा इसको मैं सॉल्व करूं तो यह आएगा आपके पास 18 ऑर्गन 4s2 3d7। बेटा इसके ऊपर +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2 तो ये चले गए, तो ये 0। सबसे पहले 4 में से निकलेंगे, अब 3 में से, क्योंकि बाहर की शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं फिर अंदर वाले में आएंगे। तो 2 यहां से निकल गए, 1 यहां से निकालना है, तो 3d6 मतलब अपना आंसर
यही होगा। बाकी ऑप्शन भी आपको मैं चेक करवा देता हूं जिससे आपको पता लग जाए। सेकंड ऑप्शन बोला है Ni+3, ये बेटा 28 है, डन। इसको बेटा अपन चेक करें तो 18 ऑर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है 4s2 3d8। बेटा +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो यहां से निकल जाएंगे, 1 यहां से निकल जाएगा। हमको बेटा 3d7 नहीं चाहिए था, 3d6 चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है। फिर अपन ने बात की Mn+3, Mn का होता है 25 एटॉमिक नंबर, तो ये आएगा आपका 18 ऑर्गन 4s2 3d5 डन बेटा। तो यहाँ पे अपन बात करें +3 चाहिए तो ये तो 0 हो गया, ये बेटा 4 हो गया, तो ये भी गलत है, हमें 3d6 चाहिए, रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया बेटा Fe+3, तो Fe+3 की बात करें एटॉमिक नंबर 26, तो 18 ऑर्गन 4s2 3d6, तो बेटा +3 का मतलब ये तो आ गया 0, ये आ गया 5 और हमें चाहिए था 3d6, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट अपना क्या आएगा CO+3, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 4s0 3d6, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा अपना इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। बेटा इसका क्वेश्चन 4 की बात करूं, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, चतुर्थ बोर कक्षा बोल दिया तो n की वैल्यू बता दी 4 है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, लैम्डा बता दिया 4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, देन द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट विल बी, तब कोश की परिधि क्या होगी। बेटा हमको एक फॉर्मूला पता है 2πr = n लैम्डा, और बेटा इसे ही हम परिधि सर्कमफरेंस बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, n लैम्डा, n 4 है, लैम्डा 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमारे को सिंपल सा आंसर मिलेगा 16 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ का बेटा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, 16 आर्मस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा, चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या बोल रहा है देखिएगा, 5 बोलता है द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है, तो उसमें अपन जब बात करते हैं तो वर्क फंक्शन कार्यफलन क्या होता है, द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ मेटल। तो अपन ने बोला है कि धातु की निचली सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है, सही बात है, जिसे W0 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है ये किस पे डिपेंड करती है, ये हमारा जो भी मेटल है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, धातु की प्रकृति पे निर्भर करती है, जो अपनी सतह होती है उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, नेचर ऑफ मेटल इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करता है, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है देखिएगा, आपको बोल रहा है n = तो 2 है और l = 1 है, तो आपको बताना है इसमें कि किस ऑर्बिटल की अपन बात कर रहे हैं, किस कक्षक की अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा s, p, d और f के लिए बात करें तो l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 होती है। तो बेटा ये 2 और L1 किसके लिए आएगा, p के लिए, इसका मतलब अपन 2p ऑर्बिटल 2p कक्षक की बात कर रहे हैं, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या बोल रहा है देखिएगा, 7 बोल रहा है आपको अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जी फोटोन। आपको लीस्ट एनर्जी पूछा है, एनर्जी कम वाला फोटोन पूछा है। तो ट्रांजिशन की बात करें, आपको ये कितनी बार बता चुका हूं कि जब अपन हाइड्रोजन एटम को बोर मॉडल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये n = 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी पे जाते हैं। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए ये गैप सबसे ज्यादा होता है, ये गैप थोड़ा कम होता है, ये गैप और कम होता है, ये गैप और कम होता है। मतलब ट्रांजिशन बोले, संक्रमण बोले तो उसमें गैप की बात की जाती है, और हमें पता लग गया न्यूक्लियस या नाभिक से दूर जाने पर
गैप कंटिन्यू कम होता जाता है, तो हमें लीस्ट एनर्जी फोटोन की बात कर रहा है। तो हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं देखिएगा। हम इस ऑप्शंस की बात करें, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं एक बार लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या बात कर रहा है। पहला दिया है जब 6 से 1 में चला जाए, सेकंड दिया है जब 5 से 4 में चला जाए, थर्ड दिया है जब 6 से 5 में चला जाए, फोर्थ दिया है जब 5 से 3 में चला जाए। तो बेटा 6 से 1 में जाएगा, जब भी 1 की बात करेंगे जब तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। आपको बता चुका हूं 1 में आ रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी है, तो मैक्सिमम नहीं, हमें लीस्ट एनर्जी चाहिए, न्यूनतम एनर्जी चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। 5 से 4, तो बेटा लीस्ट के लिए क्या हो, जितना ऑप्शन दिया है उसमें सबसे पीछे जो आ रहा है, तो सबसे पीछे तो बेटा 6 से 5 आ रहा है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। लीस्ट एनर्जी मतलब सबसे लास्ट में चले जाओ, और हाईएस्ट एनर्जी मतलब सबसे पहले में आ जाओ। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन थर्ड करेक्ट होना चाहिए, 6 से 5 में। समझ में आ रही है बात बेटा। उसके बाद बेटा आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या बोलता है 8 देखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम। बेटा एटम का फोर्थ एनर्जी लेवल बोल रहा है, चतुर्थ कक्षा बोल रहा है, तो एन आपका 4 होना चाहिए। और इसमें बेटा आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, कुल कक्षक पूछा है। तो जब एन गिवन हो तो आपको पता है टोटल ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला हो, कक्षक का जो फॉर्मूला है वो एन स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 8 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 9 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है देखिएगा। द एनर्जी E1 and E2 of two radiation is 25 electron volt and 50 electron volt. Then relation between wavelength lambda 1 and lambda 2. बेटा आपको पता है E क्या होता है, SC by lambda होता है। तो यहां से पता लग गया E आपका lambda के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से बात करूं तो E1 अपॉन E2 क्या आएगा, lambda 2 अपॉन lambda 1 आएगा। तो आपका E1 और E2 के लिए जो दिया है वो वैल्यूज दी है। तो हमको E1 और E2 दिया है 25 और 50, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और लैम्डा 1 में हमको रिलेशन पूछा है, ये 2 टाइम्स होगा। तो जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। और वैसे भी आपको पता है ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती है, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स है। तो एनर्जी को डबल कर रहे हो तो वेवलेंथ आधी रह जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। समझ में आ गई बात। इसके बाद क्वेश्चन 10 की बात करूं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेटा n प्लस एल रूल काम में आएगा। आपने पहले भी पढ़ा है, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो n प्लस एल रूल के प्रोपोर्शनल होती है। यदि किसी दो कक्षक, दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो हम n के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। जिसके लिए n का मान ज्यादा, उसकी एनर्जी या उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो बेटा आज हमारे को n तो 6 दिया है और हमारे को ऑप्शन चेक करना है कौन कौन सा करेक्ट है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसका बेटा ऑप्शन चेक करेंगे। इसका ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन 4 सही आएगा, मैं उसको चेक करके बता रहा हूं। हमें बोला ns, इससे ज्यादा n-2f, इससे ज्यादा n-1d और इससे ज्यादा np। बेटा इन सब में मैं n प्लस एल रूल लगाऊं तो देखिएगा इसके लिए n प्लस एल रूल क्या होगा। तो n प्लस एल की वैल्यूज चेक करूं तो इसके लिए आएगी बेटा n आपको सब में 6 दे रखा है कॉमन, तो 6 l की वैल्यू s के लिए 0, तो 6 प्लस 0 6 आई। इसके लिए बात करूं 6 माइनस 2 4, f के लिए l 3 होता है क्योंकि l की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। तो ये आएगा बेटा 7। इसकी बात करूं 6 माइनस 1 5, d2 होता है तो ये भी 7। इसकी बात करूं 6 प्लस 1, ये भी 7। तो बेटा n प्लस एल की वैल्यू ग्रेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो ये 6, ये 7 7 7 है। अब इसमें बात करें तो अब इनमें जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो n के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखा हमने n कितना है, 6 माइनस 2 4,
यहाँ n कितना है 5, यहाँ कितना है 6, तो n इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फिल किया है। तो इसका बेटा 10th का हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करते हैं तो n+l रूल, n+l नियम के अनुसार बढ़ते हैं। जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, एनर्जी बढ़ती जाती है। जब भी किसी दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम फिर n के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा वो आगे आएगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम वो पीछे आएगा। समझ में आती है क्या बात? तो अब एक बार इसको रफ कर देते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा। इसमें बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 10 तक अपन लोग बात कर चुके हैं। 10 के बाद बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है देखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल विद L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4। L तो 3 बोल दिया, N आपका 4 बोल दिया है। तो बेटा L3 किसके लिए होता है? 4f के लिए होता है। और 4f में ऑर्बिटल बात करें तो हमें पता है 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, 7 ऑर्बिटल हैं, तो 7 ऑर्बिटल के लिए बात करूं मैं तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जब L इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 4 होगा तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। तो बेटा आपका क्वेश्चन 11 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा ये कैसे आया, F क्यों लिखा ये आपको पता होना चाहिए कि S, P, D और F के लिए जो L की वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 होती है। ये काफी बार आ रहा है बेटा, इसको एक कहीं साइड में लिख लो जिससे आपको याद रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है। क्वेश्चन 12 बोल रहा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबेडियम। रुबेडियम जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 37, इसके लिए क्वांटम नंबर पूछा है। सर रुबेडियम का तो हमें कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता, तो बेटा एक जुगाड़ करते हैं। पीरियोडिक टेबल याद हो तो वहां लिखते हैं हालीना का रब, ऐसे ही आता है फर्स्ट कॉलम। इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। इसका बेटा ये अब एक एक मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आवर्त रो बढ़ेगी वो नंबर आएगा। ये आएगा 2s1, ये आएगा 3s1, ये आएगा 4s1, ये आएगा 5s1। रुबेडियम की बात कर रहा है तो इसके लिए क्वांटम नंबर n, l, m, s की वैल्यूज की बात करूं तो आगे लिखा हुआ नंबर n होता है। s के लिए हमने अभी बात की, l कितना होता है 0। m की बात करें, m क्या होता है -l से 0 से +l, तो ये 0। s की बात करें बेटा ये +12 या -12 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करें तो क्वेश्चन 12 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 5 0 0 +12। तो +12 लो या -12 लो डजेंट मैटर, ये डिपेंड करता है कि अपन को दिया क्या है, कंडीशंस क्या है। समझ में आती है बात बेटा? तो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। बेटा आपको n तो दे दिया है 3, l दे दिया है 1 और m दे दिया है -1। इनसे रिलेटेड आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बेटा n 3 है, l 1 है मतलब p हो गया, m -1 है मतलब 3px हो गया।
क्योंकि बेटा हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये इन p के 3 ऑर्बिटल में बेटा एक को तो बोला जाता है px, एक को बोला जाता है pz, एक को बोला जाता है py। ये -1, ये 0, ये +1, ये m की वैल्यूज है। तो आपको आज m की वैल्यू -1 बोली है तो कोई भी एक ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि एक के लिए -1 है, एक के लिए 0, एक के लिए +1, तो हम मान के चल रहे हैं -1 एक ऑर्बिटल। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में चाहे पूरी केमिस्ट्री में कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो, यदि कॉन्सेप्ट सही है, क्वांटम रूल्स ऑफ वो रूल्स सही हैं, तो हम बोलते हैं एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और यही हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन 13 का आपका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होना चाहिए। देखो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्या? तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 क्या होता है देखिएगा। तो क्वेश्चन 14 बोलता है बेस्ड ऑन इक्वेशन, एक हमारे को समीकरण दिया है जिसमें E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² की बात की है। और यहाँ पे बोला है ये ऐसा है, तब इसके लिए विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखें। तो नॉट करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है देखिएगा, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। सही बात है, जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बदलता है, संक्रमण करता है, तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। सही बात है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज for n is equal to 6, which means that electron is more loosely bound in smallest allowed orbit। ये गलत बात है बेटा। बेटा अपन इसको ऐसे नहीं देख के ऐसे देखो, ये हमारा एटम है, यहाँ n is equal to 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी जाना है। तो बेटा जितना न्यूक्लियस नाभिक के पास में है, एक तो n is equal to 1 की बात कर रहे हो, एक n is equal to आप 6 की बात कर रहे हो। तो बेटा 1 और 6 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो 1 के ऊपर न्यूक्लियस नाभिक का आकर्षण अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये टाइटली बॉन्ड होगा, ये ढीला बंधा होगा। जबकि ये उल्टा बोल रहा है कि ये ढीला बंधा हुआ है, तो ये गलत बात है। तो इसका ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, मतलब ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, तो हमारा आंसर सेकंड होगा। थर्ड क्या बोलता है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इलेक्ट्रॉन वर एट द इंफिनिटी। सही बात है, हमको पता है यहाँ पे एनर्जी कम है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और इन्फिनिटी पर एनर्जी मैक्सिमम होती है जो कि 0 होती है। समझ में आ गई बात बेटा। फोर्थ बोलता है लार्जेस्ट द वैल्यू ऑफ n लार्जेस्ट इज द ऑर्बिट रेडियस। सही बात है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी त्रिज्या का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि r रेडियस त्रिज्या जो होती है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। क्योंकि r का फॉर्मूला आप क्या बोलते हो, n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है एक बार थोड़ा चेक कीजिएगा। आपको बोल रहा है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की वैल्यू ये है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, देन विच ऑफ द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर, क्वांटम ऑफ लाइट विच इज फ्रीक्वेंसी दिस वन। वेवलेंथ भी आपको नैनोमीटर में निकालनी है, जरूर ध्यान से पढ़ें। तो बेटा आपको स्पीड ऑफ लाइट दी है 3 × 10⁻⁷ नैनोमीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको बताना है। न्यू आपको दिया है बेटा 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। बेटा हमको पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी है 3 × 10⁻17, ये है 6 × 10⁻15। बेटा इसको आप ऐसे ही नैनोमीटर में ही रहने दो, क्योंकि जिससे हमारा आंसर भी नैनोमीटर में आएगा। तो 3 से ये 2, 15 से ये जाएगा तो 10⁻2, तो लैम्डा आएगा 0.5 × 10⁻2 नैनोमीटर, या अपन बात करें तो लैम्डा आ जाएगा 50 नैनोमीटर। तो आपका बेटा क्वेश्चन 15 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 15 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा। डन। क्वेश्चन 16 आपका क्या बोलता है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 16 की बात करूं
विच सबशेल कैन बी ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको पता होना चाहिए कौन से उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। बेटा मैक्सिमम पूछा है तो याद रखिएगा एस में एक कक्षक होता है, एक ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल का मतलब अपन बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एफ में बात करें तो बेटा याद रखिएगा एफ में मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें बात करें अपन तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो 16 क्वेश्चन 16 में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पी में आएंगे, तो आपका पी उपकोष पी सबशेल आंसर आएगा। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। 17 बोल रहा है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। बेटा पोटेशियम की बात कर रहा है, पोटेशियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो पोटेशियम 19 का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। तो इस 19th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर पूछ रहा है, तो आगे लिखा हुआ नंबर n होता है वो 4 आ गया, s के लिए l 0 होता है पता लग गया, l 0 है तो m भी 0 होगा, क्योंकि m की वैल्यू की बात करें तो m की वैल्यू -l से +l के बीच में होती है, ये आपको बेटा याद होना चाहिए, आपका ये MTR है। s की वैल्यू बेटा कुछ भी नहीं बताया तो +½ या -½ कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन 17 का आपका ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है 4 0 0 +½ सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, चेक कर लो। सेकंड रॉन्ग है क्योंकि l की वैल्यू 1 नहीं है। थर्ड रॉन्ग है क्योंकि n और l दोनों की वैल्यू गलत है, 3 नहीं है 4 आएगी। फोर्थ में भी यही गलती है, तो बेटा इसलिए क्वेश्चन 17 का करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 4 0 0 +½ या -½ समझ में आती है बात। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, क्या बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है, कक्षकों की संख्या की बात कर रहा है। आपको n दिया है 3, l दिया है 1 और m दिया है 0। बेटा 1 किसका होता है p का, ये 3, तो 3pz की बात कर रहा है। सर 0 का मतलब z कैसे माना, बेटा p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डन। एक आपका होता है px, एक आपका होता है pz, एक आपका होता है py। ओके बेटा px को जनरली -1, m की वैल्यूज की बात करूं pz को जनरली 0 और py को जनरली +1 मान के चलते हैं। यहां आपसे बेटा किसकी बात की है, इसने 0 की बात की है, तो 0 का मतलब pz है, pz का ऐसा कितना ऑर्बिटल होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके आएंगे 1 और यही आपका बेटा आंसर होगा। तो क्वेश्चन 19 का बेटा क्या आंसर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब एक बार बोर्ड रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो बेटा अब अपन आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। तो आगे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन 19 पे आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है देखिएगा। 19 बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। बेटा हमको लैम्डा दे दिया 45 नैनोमीटर, इसका मतलब 45 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो गया। डन बेटा। अब आपको बोल रहा है बेटा प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ये है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो एनर्जी क्या होगी। तो बेटा देखिएगा E = h न्यू = sc/λ। तो बेटा एनर्जी निकालूं तो लैम्डा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा लो। इनमें h और c की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, ये तो h होता है जिसे प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लांक नियतांक। c होगा 3 इंटू 10⁸, लैम्डा कितना आएगा 45 इंटू 10⁻⁹ आएगा। जैसे ही बेटा इस E को आप सॉल्व करोगे तो इस E को सॉल्व करने के बाद में जो जूल में अपना आंसर आएगा
वो एक बार कैलकुलेट कर लेना, 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल आंसर आपका आना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही देखो इस 3 को इससे उड़ाओगे तो 15 आएगा, और इस 15 को इससे सॉल्व करोगे बेटा कुछ इस समथिंग आएगा। तो बेटा जैसे ही एक पॉइंट शिफ्ट करोगे ये ऊपर जाएगा 17, तो ये ऐसा आंसर आएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो बेटा क्वेश्चन 19 का आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए बेटा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो बच्चा जल्दी जल्दी में इसको नैनोमीटर ही रख देगा तो आंसर नहीं आएगा बेटा। जब एमकेएस की बात कर रहे हैं, जूल में आंसर निकालना है, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करो। H जो है प्लैंक कांस्टेंट वो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड लेना है, अर्ग नहीं लेना है। अर्ग सीजीएस में होता है, जूल इंटू सेकंड एमकेएस में होता है, इस चीज का याद रखो। सी की बात करूं तो सी आपका होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज कैसे चेंज हो रहे हैं। ये गलत करोगे तो बेटा आपका आंसर नहीं आएगा, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। डन बेटा। तो ये बेटा अपन ने बात की है आपके क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 20 की बात करूं बेटा, 20 क्या कह रहा है, Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। Be+2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा बी की बात करें, 4 है इसका एटॉमिक नंबर, +2 है। तो बेटा वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन 2 डोनेट कर दिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चारों ऑप्शन में आप चेक करो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला ऑप्शन बोलता है H+ का मतलब बेटा 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 है, तो H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन बोलता है लिथियम+, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम प्लस के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 ही चाहिए थे हमें। तो इसका बेटा क्वेश्चन 20 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये लिथियम प्लस के साथ आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनीय है। समझ में आती है बात बेटा। उसके बाद बेटा आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोल रहा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षीय कोणीय संवेग होता है L इंटू L+1 H/2π। यहां पे मैं जब D के लिए बात करूंगा तो D ऑर्बिटल या D सबशेल की जब बात करते हैं तो इसके लिए L की वैल्यू 2 होती है, याद रखें। जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो μL कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 2+1 H/2π। तो बेटा यहां से आएगा √6 H/2π। तो बेटा आपका आंसर आएगा √6 H/2π। डन। तो इसका बेटा अब एक चीज याद रखिएगा, आप बोलोगे सर यहां तो ऐसा नहीं लिख के ये लिख रहा है √6 H', इसका मतलब क्या है बेटा, ये H/2π जो होता है ना, इसको कई बार अपन H' शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं, H को हल्का सा कट करके बोल देते हैं। तो इसका बेटा आपका √6 H', तो आपका 21 का बेटा 6th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे। तो बेटा इसके बाद आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है देखिएगा, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको चेक करना है बेटा। Fe+2 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो बेटा इसमें मैं d इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +2 है, मतलब ये 4s 0 हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करूं तो इसमें d इलेक्ट्रॉन बेटा आपके आए 6। डन। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, नॉट इक्वल, ध्यान रखें सेम नहीं है, ये चेक करना है, नॉट इक्वल पूछा है। तो चारों ऑप्शन इसके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। बेटा नियॉन 10 होता है, क्या होता है 1s2 2s2 2p6।
बेटा इसमें p इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो आपने बोला इसमें p इलेक्ट्रॉन है आपके 6। बेटा ये 6 6 सेम नहीं चाहिए, नॉट सेम पूछा है, सेम नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है s इलेक्ट्रॉन इन mg, mg का होता है बेटा 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें s इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा तो 2 to 4 और 2 6, तो कितने आएंगे 6। ये सेम है, सेम नहीं चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया बेटा। उसके बाद आप लोग आए थर्ड ऑप्शन, थर्ड बोलता है p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो बेटा क्लोरीन की बात करूं 17, तो बेटा इसमें बात करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसमें बेटा p इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 6 और 5 11। बेटा ये सेम नहीं है, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। सेम नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। फोर्थ और देख लो, d इलेक्ट्रॉन इन Fe, तो Fe में d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, सेम बात नहीं हो रही है, यहाँ +2 की बात हुई थी, यहाँ सिंपल बात हुई है। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 4s इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो इसमें अपन d इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा आपके इसमें d इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, तो ये भी सेम आ रहा है और सेम नहीं है पूछा है, तो बेटा हमारा ये ऑप्शन भी इसमें रॉन्ग होगा। तो बेटा क्वेश्चन 22 में पूछा था Fe+2 में d इलेक्ट्रॉन किसके बराबर नहीं है, तो बेटा Cl में p इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, क्योंकि Fe+2 में d इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, जबकि Cl में p इलेक्ट्रॉन है 11, तो बेटा ये सेम नहीं है, तो इसका आपका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो एक बार इसको रफ करता हूं और आगे की बात करता हूं, देखें। बेटा इसमें आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23। बेटा वैसे 23 अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, पीरियोडिक टेबल का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बोल रहा है गैडोलीनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक और नंबर इज 64। बेटा गैडोलियम कोई एलिमेंट है Gd, इसका परमाणु क्रमांक 64 है, जो बेटा आपका 4f सीरीज से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम इज करेक्ट, तो बेटा इसका आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट होता है वो आपको पीरियोडिक टेबल में डीरास सर ने बता भी दिया होगा। ये होता है 4f7 5s1 6d2, ये होता है बेटा इसका, और स्टार्टिंग होती है बेटा इसकी अपनी जिनॉन से, तो ये आएगा बेटा इसका एटॉमिक नंबर। बेटा ये Gd का फिक्स होता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप एलिमेंट्स इसमें काउंट कर सकते हो कि किस तरीके से इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, जिससे आपको बेटा थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो 54 तो एटॉमिक नंबर यहां तक हो गया, 54, और ये 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो 10 और 54 कितने हो गए 64, और गैडोलीनियम में हमें पता है 64 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ये राइट एटॉमिक नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ रहा है, हाफ फील्ड के कारण बेटा ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबल भी हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आना नहीं चाहिए ये, लेकिन इसलिए दे दिया क्योंकि क्वांटम नंबर से रिलेट कर रहा है। बाकी पीरियोडिक टेबल में आपको एक एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया होगा, तो वहां पे ये सारी बातें बेटा आपकी क्लियर हो गई होगी। स्टेज 4 सेक्शन ए में बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, क्या बोलता है देखते हैं। आपको बोल रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। ठीक है बेटा, तो टाइटेनियम 22 हमको दिया है, इसके लिए हमारे को जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक दिए हैं, उनको बढ़ते ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेटा हमको कौन कौन से दिए हैं, इसका ऑप्शन चेक करेंगे,
और ऑप्शन चेक क्या करेंगे बेटा, इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड क्यों है बता देता हूं बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है जो एनर्जी ऊर्जा होती है वो n+L के मान के समानुपाती होती है। समझ में आ गई बात बेटा, n+L की वैल्यू के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। डन बेटा। तो यहां पे अपन बेटा वही बात कर रहे हैं, n+L के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं अपन एनर्जी की। तो बेटा हमारे को थर्ड ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, हमको बोला है 3s 3p 4s 3d। तो बेटा सबके लिए हम n+L की वैल्यू लिख लेते हैं। n क्या होगा इसके लिए 3, इधर भी 3, इधर 4, इधर 3। L की वैल्यू की बात करें, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, d के लिए 2। तो यहां से n+L की वैल्यू की बात करूं बेटा तो 3 + 0 3 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 4 + 0 4 आएगा, 3 और 2 5 आएगा। तो बेटा यहां से अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। बेटा n+L का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन जब दो ऑर्बिटल दो कक्षक के लिए n+L की वैल्यू सेम आ जाए तब हम n के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा वो n+L का मान ज्यादा आएगा, उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट है। बाकी आप बेटा इसका ऑप्शन 1 2 3 भी चेक कर 1 2 4 चेक करोगे तो उसमें ये करेक्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो n+L रूल काफी बार काम में आया है। हमको क्या ध्यान रखना है, n+L की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा, और यदि किसी दो ऑर्बिटल दो कक्षकों के लिए n+L की वैल्यू सेम आ जाए तब हम n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं। समझ में आती है बात बेटा। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन 24 था, जिसका थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। समझ में आती है बात। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन 25 बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU GD एंड TBR। बेटा ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं है, ये अपना आवर्त सारणी जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वहां पे आपके आएगा, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ लिया होगा जब अपन F ब्लॉक की बात करते हैं। वैसे इसका ऑप्शन 4 होगा, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा समझिएगा। 26 बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में हैं उनको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं, कैसे उनमें अंतर कर सकते हैं। मान लो एक ऑर्बिटल एक कक्षक है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, कोई सा भी है, तो बेटा इनके लिए दोनों के लिए n l और m की वैल्यू तो सेम आएगी दोनों के लिए। लेकिन बेटा s के लिए एक +½ होगा तो डेफिनेटली दूसरा -½ होगा, क्योंकि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से हमें पता है कि एक ऑर्बिटल एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। मतलब एक के लिए स्मॉल s स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या +½ आएगा तो दूसरे के लिए -½ आएगा। डेफिनेटली ये श्योर होता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन ने बात की, तो क्वेश्चन 26 का बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें चक्रण क्वांटम संख्या के थ्रू हम अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की अपन बात करें तो विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, ये पूछा है। तो पहला अपन को लग रहा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ΔE ΔT h/4π। आधे बच्चों को फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा होगा। बेटा याद रखना जब आप हायर स्टडीज में जाते हो, MSc PhD इनमें बात करते हो, तो वहां अपन को पता लगता है कि जो हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, हम क्या बोलते हैं ΔX ΔPX ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। बेटा वो तब है जब हम मोमेंटम और पोजीशन मतलब संवेग और स्थिति की बात करें, लेकिन जब अपन ऊर्जा और समय एनर्जी और टाइम की बात करते हैं तब उसकी इक्वेशन ऐसे होती है। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये हमारे पास अभी सिलेबस में नहीं है। हमारे पास सिलेबस में केवल ΔX ΔPX
बड़ा और बराबर है h/4 के, मतलब मोमेंटम और पोजीशन वाला दे रखा है, ये नहीं दे रखा, लेकिन ये सही है, ये रॉन्ग नहीं है, और हमसे रॉन्ग पूछा है तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बोलता है हाफ फिल एंड फुल फिल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये बोलता है अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षकों का विन्यास अधिक स्थायी होता है, जिसका कारण उनकी अधिकतम विनिमय ऊर्जा, अधिकतम सम्मिति और अधिक संतुलित विन्यास है। बेटा ये जो आप सर ठीक है बैलेंस मतलब संतुलित विन्यास समझ में आता है हमको सर, सिमेट्री सम्मिति समझ में आती है, लेकिन सर ये ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, अधिकतम विनिमय ऊर्जा, ये नहीं समझ में आया। बेटा ये जब आपके पास 12th में एक चैप्टर आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उत्सर्जक संयोजक यौगिक, वहां पे बेटा आप विनिमय एनर्जी, वहां पे आप CFT थ्योरी देखोगे, वहां से आपको समझ में आएगा विनिमय एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने हाफ फील्ड में फिल किया, ये तो हाफ फील्ड हो गया। फुल फिल में बात की, फुल फिल में सब में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल होता है, डन बेटा। तो वहां पे आप देखोगे बेटा इनकी जो विनिमय एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी होती है, जो फिल करते हैं वो बैलेंस हो जाती है और ज्यादा होती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और वैसे अपने लिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चाहे अर्धपूर्ण कक्षक हो चाहे पूर्ण भरे कक्षक हो, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो और फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट स्टेबल स्ट्रक्चर से। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसका बेटा आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है, इसने रॉन्ग पूछा है तो गलत बात होगी। फिर बोलता है थर्ड ऑप्शन, वही इंपॉर्टेंट पहले भी आया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन लाइक एटम। इसने बोला 2s की एनर्जी 2p से कम होगी, ये बात सही है, क्योंकि अपन बात करें n+l, इधर 2 + 0 2 आ रहा है, इधर 2 + 1 3 आ रहा है, लेकिन जब अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं आपको लिखवा के आया हूं, याद आ गया होगा, वहां पे एक कोश में एक शेल में एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता। हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये लिखते हैं 1s की एनर्जी, 1s से ज्यादा है 2s की बोलो चाहे 2p की बोलो, ये इक्वल होगी, इनमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए फिक्स रहता है। और ऐसे इसमें बात करें 3s 3p 3d, ये चीजें बेटा आपको याद होनी चाहिए। यह हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट केस है जो हमसे बार बार पूछ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होता है, इसलिए हम आगे ऐसे ट्रांजिशन की बात नहीं करते। केवल ये केस हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, यदि हाइड्रोजन हटा दो तो ऐसा नहीं होगा, तो ये आगे एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि तब हम एनर्जी या ऊर्जा को n+l रूल, n+l नियम से बताएंगे। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो इसके लिए जो आपका 27 का थर्ड स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन की बात करोगे तो ऐसा होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमसे रॉन्ग ही पूछा है। तो इसका मतलब बेटा आप लोगों के लिए थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, वो बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से बताते हैं, जहां पे आपके पास m द्रव्यमान मास होता है, v वेलोसिटी होती है। सही बात है बेटा। तो बेटा फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम जो लैम्डा निकालते हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये बात अपनी सही है। चलें बेटा आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। 28 क्या बोल रहा है देखिएगा, मैच द मेटल आयंस इन कॉलम 1 विद स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखें। मैग्नेटिक मोमेंटम जो अपन बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, समझ में आ रही है बात? तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में n × n+2। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन और इसे म्यू से बताते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जहां पे बेटा मैं n की बात करूं, n क्या है? n है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसमें आपको एक एक ऑप्शन के लिए बात करनी है, क्या क्या दिया है देखो। तो A, B, C और D दिया है। A दिया है आपका CO+3, B दिया है आपका Cr+3, C दिया है आपका Fe+3 और D दिया है आपका Ni+2।
इनमें आपको बताना है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बस आपको यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो सही निकालोगे तो अपना आंसर गलत नहीं होगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो यहाँ पे बेटा अपन बात करें तो CO का एटॉमिक नंबर 27, क्रोमियम का 24, Fe का 26, निकल का 28। कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो बेटा ये होगा 18 ऑर्गन 4s2 3d7। बेटा +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये 0 और ये 6। यहां बात करें 18 ऑर्गन 4s1 3d5 +3 की बात करें तो ये 0 और ये 3 आएगा। इसमें बात करें 18 ऑर्गन 4s2 3d6 +3 की बात करें ये 0 और ये 5 आएगा। इधर बात करें 18 ऑर्गन 4s2 3d8 +2 की बात करें ये 0 और 3d8 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? अब इनको हम बना के देखेंगे और इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कितने आते हैं। 4s तो 0 हो गया, 3d6 को मैं बनाऊं तो 3d6 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? यहाँ पे n आ जाएगा आपके पास 4। डन। यहाँ पे बात करो 3d3 तो ये आपने सिंपल देख लिया। 3d3 में बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास 3। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे क्योंकि हुंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सब में एक एक, यहाँ 5। ये 8 की बात करें तो 8 को फिल करते हैं, कैसा आएगा? क्योंकि S 0 हो रहा है और ये बाकी सारे फुलफिल है, इनको चेक ही नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे आए 2। n की वैल्यू आ गई तो अब मैं इनके लिए जो बात करूंगा कि इनका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, तो याद रखिएगा CO+3 का मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा, म्यू बात कर रहा हूं, रूट में n इंटू n प्लस 2 तो 4 इंटू फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो इसमें आएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 तो आएगा आपके पास 24 बोर मैग्नेटॉन। Cr+3 की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 तो 3 इंटू 3 प्लस 2 तो आपके पास आएगा 15 बोर मैग्नेटॉन। Fe+3 की बात करें, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 तो 5 इंटू 5 प्लस 2 तो आपके पास आएगा 35 बोर मैग्नेटॉन। उसके बाद आएगा Ni+2। Ni+2 की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 2 तो इसमें बात करेंगे अपन तो ये आएगा आपके पास 8 बोर मैग्नेटॉन। तो बेटा यहाँ पे आपका A का होना चाहिए √24 मतलब A का तो होना चाहिए 4, B Cr का होना चाहिए आपका, BCr का होना चाहिए √15, ठीक है 5, Fe+3 का होना चाहिए आपका √35 मतलब सेकंड होना चाहिए, Ni+2 का होना चाहिए आपका फर्स्ट मतलब D का होना चाहिए फर्स्ट। तो चारों ऑप्शन में चेक करोगे बेटा तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें A का 4, B का 5, C का सेकंड, D का फर्स्ट आपका आंसर आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर मैग्नेटॉन का मतलब इसकी यूनिट है, मात्रक है। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू से बताते हैं, चुंबकीय आघूर्ण है। फॉर्मूला होगा रूट में n इंटू n प्लस 2 जहां पे आपका n होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन बेटा आपका अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया, हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हुंड रूल भी पूछ लिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लिया, बोर मैग्नेटॉन फॉर्मूला भी पूछ लिया। तो एक ही क्वेश्चन में 4-5 चीजें पूछ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे बेटा क्वेश्चन आपको ऐसा देना चाहते हैं कि जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट कवर हो, क्योंकि क्वेश्चन तो 45 देना है, कोर्स इतना वाइड है, तो वहां पे कोशिश ये की जाती है कि सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन 28 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए आगे और क्या बोल रहा है। तो इसको रफ करके बेटा आगे की बात करते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक बार देखते जाइएगा। स्टेज 4 सेक्शन एक अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट होगा।
मॉड्यूल सॉल्यूशन जो अभी अपन बात कर रहे थे। स्टेज 4 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 29 बोल रहा है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, पढ़ने में गलती ना करें। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, इस चीज का ध्यान रखें। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो बेटा गलत है, फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि बेटा 91 का फर्स्ट ऑप्शन देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो होगा 1s2 2s2 2p3। तो इसको बनाऊं तो ये तो 1s2, ये 2s2 2p3 की बात करूं तो सब में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन सेम जाएगा, चाहे ऐसे फिल करो चाहे अपोजिट फिल करो। लेकिन ये नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, वो गलत है। तो बेटा इसका राइट ये है, और जबकि आपको ऑप्शन में क्या दिया है, इसको आपको ये कर दिया, तो इसके कारण ये बेटा गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है और रॉन्ग ही पूछा है, तो सही बात है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। बेटा d में 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, बेटा इसको -2 इसको -1 0 +1 +2 जनरली हम m की वैल्यूज मानते हैं। इसमें इसे हम बेटा dxy, इसे बेटा dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसे बेटा dyz, इसे बेटा dzx, और बेटा इसे मानते हैं dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर के लिए जनरली m की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 0। ये बेटा एक थोड़ा फिक्स पैटर्न है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो बेटा ये सही बात है, रॉन्ग पूछा है तो ये आंसर नहीं है, आंसर फर्स्ट आ चुका है। बाकी ऑप्शन समझा रहा हूं आपको। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एन ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाय 3 क्वांटम नंबर, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है, जब एक ऑर्बिटल कक्षक की बात करते हैं तो 3 क्वांटम नंबर n, l और m काफी है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4 क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, n, l, m, s की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन की बात करें, क्या बोलता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कक्षकीय कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का s के लिए 0 होता है। सही बात है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई फॉर्मूला होता है, कितनी बार आया है अपने पास। s के लिए l 0 होता है, तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षकीय कोणीय संवेग भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आती है बात बेटा?